हे फ्रेंड्स, मैं रितेश मिश्र और आप देख रहे हैं स्टॉक लर्निंग। फ्रेंड्स, मैंने आपको बहुत सारी कंपनियों के आईपीओ के बारे में बताया था एंड ये भी बताया था कि ऐसे आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड प्रॉफिट कमा सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आईपीओ होता क्या है। इट मींस आज मैं आईपीओ के ऊपर बात करने वाला हूँ कि आईपीओ होता क्या है, आईपीओ लाने के कारण क्या होते हैं एंड कंपनी आईपीओ कैसे ला सकती है और आप उसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड बहुत सारी चीजें आईपीओ के ऊपर बताने वाला हूँ। एंड फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरा लास्ट तक देखें क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपने कहीं सुनी ना हो। एंड फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। अगर आपने डीमैट अकाउंट अभी तक नहीं खुलवाया है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इजीली डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं उस एक लिंक से एंड सेकंड लिंक से आप वीडियो देख सकते हैं कैसे आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं। फर्स्ट, प्राइमरी मार्केट के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड, सेकेंडरी मार्केट के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्राइमरी मार्केट के अंदर आता है आईपीओ, इट मींस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एंड सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे पहले ही ऑलरेडी बहुत सारी कंपनी लिस्टेड होती है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट प्राइमरी मार्केट के अंदर वो कंपनी आती है जो अभी नई कंपनियां होती हैं और जो आईपीओ लेकर आती हैं और उसी आईपीओ में आप इन्वेस्ट करते हैं और पैसा कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज आईपीओ के ऊपर पूरी बात करते हैं कि आईपीओ होता क्या है। जब भी किसी कंपनी के द्वारा कोई शेयर आम जनता यानी कि आम पब्लिक के लिए लाया जाता है तो उसे ही हम आईपीओ कहते हैं। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इट मींस तुरंत पब्लिक को ऑफर देना। आईपीओ का सीधा फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब तुरंत पब्लिक को ऑफर देना। एंड अब कोई भी कंपनी आईपीओ लेकर क्यों आती है, हम इस पर बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जब भी कोई कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती है एंड उसको अपने बिजनेस को बड़ा करना होता है या अदर स्टेट्स में, अदर कंट्री में अपना बिजनेस को लेकर जाना होता है तो उसको पैसे की नीड होती है। वो पैसे दो तरह से जनरेट कर सकती है, या तो बैंक से लोन ले ले और उस पर इंटरेस्ट दे एंड उसको एक समय बाद वो पैसे वापस करना होगा। एंड सेकंड, वो आईपीओ लेकर आ जाए। आईपीओ में क्या होता है, उनको पैसे रिटर्न नहीं करने होते हैं, ना ही उनको कोई इंटरेस्ट देना होता है। पैसा कंपनी के पास जाता है, कंपनी अपने आप को बड़ा करती है। जब वो कंपनी बड़ी होती है तो जाहिर सी बात है उसके शेयर्स के प्राइस भी बढ़ेंगे, जिससे उन इन्वेस्टरों को फायदा होगा जिन्होंने उस कंपनी में पैसा लगाया था। आईपीओ लाने का एक कारण मैंने आपको बता दिया है। एंड सेकंड है कि किसी भी कंपनी के ऊपर जब बहुत ज्यादा कर्जा हो जाता है, इट मींस जब वो बहुत ज्यादा कर्जे के नीचे दब जाती है तो वो आईपीओ लेके आ सकती है। इसमें उन्हें कुछ सेबी के गाइडलाइंस है, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ गाइडलाइंस दी जाती है जिसके अकॉर्डिंग वो आईपीओ ला सकती है। इन आईपीओ में भी जो इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं और कंपनी जब कर्जे से मुक्त हो जाती है और अपना काम आगे अच्छे तरीके से करती है तो अगर उसमें प्रॉफिट होता है तो जाहिर सी बात है उनके इन्वेस्टरों को फायदा होगा। थर्ड एंड लास्ट तरीका है, जब भी कोई कंपनी नया प्रोडक्ट या कोई सर्विस लॉन्च करती है तो उसे बहुत सारे पैसे की नीड होती है, तो वो उस टाइम पे भी आईपीओ ला सकती है जिससे वो अपने पैसे की नीड को पूरा कर सकती है एंड अपने कंपनी के प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकती है ब्रॉड मार्केट में, जिससे उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा एंड वो बहुत सारा पैसा कमा सकती है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आईपीओ लाने का कारण तो बता दिया है, मगर अब कंपनी आईपीओ लेकर कैसे आती है, उसको क्या क्या प्रोसेस कंप्लीट करने पड़ते हैं, अब उस पर बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जितनी भी कंपनियां हैं वो सेबी के अंडर आती हैं, उनको सेबी के सारे रूल्स फॉलो करने होते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो सेबी उन पे एक्शन लेती है। सेबी का मैंने आपको पहले मतलब बता दिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जब भी कोई कंपनी एक आईपीओ लेके आएगी तो उसको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सेबी को सौंपना होता है, इट मींस सबमिट कराना होता है, जिसमें कुछ डिटेल होती है वो कंपनी सेबी को प्रोवाइड कराती है। कंपनी को रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में 5-6 चीजें बतानी होती हैं, जिसमें कि टॉप मोस्ट है बिजनेस की डिटेल, सेकंड है कैपिटल स्ट्रक्चर, एंड थर्ड आता है रिस्क फैक्टर, एंड फोर्थ है रिस्क स्ट्रेटजी, एंड फिफ्थ उनको बताना होता है प्रमोटर एंड मैनेजमेंट टीम के बारे में, एंड लास्ट उनको लास्ट 5 ईयर के अपने फाइनेंशियल डाटा को शेयर करना होता है। जब कंपनी ये सारी डिटेल रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में डाल देती है तो फ्रेंड्स उसके बाद वो कंपनी ये सारा प्रोस्पेक्टस उठा के सेबी को देती है, सेबी सारा डाटा एनालाइज करती है, उसके बाद सेबी उस कंपनी को आईपीओ लाने की अनुमति दे देती है। उसके बाद वो कंपनी मार्केट में आईपीओ ला सकती है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि क्या सारी कंपनी आईपीओ ला सकती है, जो लॉस मेकिंग होती है वो भी एंड जो लॉस मेकिंग नहीं होती वो भी। फ्रेंड्स, सेबी के कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि 2012-13 की यूनियन बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने पास किया था, जो कि सेबी को भी फॉलो करना होता है। जो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग होती है उन्हें आईपीओ लाने के लिए सेबी के जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग उसमें क्यूआईबी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 50% मैक्सिमम होना चाहिए एंड उसके अलावा उसमें रिटेल इन्वेस्टर 35% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के लिए एक सेबी की गाइडलाइंस है। एंड उसके अलावा जो लॉस मेकिंग कंपनी है, जैसे कि भी जोमेटो का आईपीओ आया था, जैसे बारबेक्यू नेशन का आया था एंड नजारा टेक्नोलॉजी का आया था, ये सारी कंपनियां लॉस मेकिंग कंपनी थी, बट ये भी अपने आईपीओ लेकर आई क्योंकि 2012-13 के यूनियन बजट में एक बिल पास हुआ था जिसके अकॉर्डिंग सेबी ने कुछ रूल बनाए थे, जिसमें यह था कि जो लॉस मेकिंग कंपनी होती हैं वो भी अपना आईपीओ ला सकती हैं अगर वो ब्रांडेड कंपनी है। अगर
क्योंकि ब्रांडेड कंपनी का नाम होता है बट वो स्टार्टिंग से थोड़ा लॉस मेकिंग होती है। तो इसलिए उनको एक रूल बनाया गया जिसमें कि अगर उस कंपनी में QIP के द्वारा 75% इन्वेस्टमेंट होती है तो वो कंपनी अपना IPO ला सकती है, जिसके द्वारा IPO लाने के बाद उसमें रिटेल इन्वेस्टर 10 से 15% अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एंड उस कंपनी में उसके बाद उन इन्वेस्टरों का पैसा सुरक्षित रहता है, क्योंकि QIP ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जिससे कि रिटेल इन्वेस्टर का पैसा हमेशा ही सुरक्षित रहेगा। एंड उसके अलावा जब वो IPO लिस्ट होगा तो उसके बाद वो रिटेल इन्वेस्टर चाहे तो अपना पैसा निकाल भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सेबी से रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पास होने के बाद कितना टाइम होता है एक IPO को लाने का। तो फ्रेंड्स, जब सेबी किसी भी कंपनी का रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पास करती है तो उसके बाद एक कंपनी के पास 3 से 10 दिन का टाइम होता है किसी भी IPO को लाने का। 3 से 10 दिन के बीच में वो IPO लेकर आती है और उसमें वो कुछ चीजें डिसाइड करती है, जैसे कि IPO का अमाउंट, IPO की डेट और उसके बाद अलॉटमेंट कब होगा, उसके बाद इनिशिएशन ऑफ रिफंड एंड लास्ट वो IPO लिस्ट कब होगा। ये सब चीजें उसको बतानी होती है, जिसके लिए वो एक IPO का पूरा प्रोसेस तैयार करती है। एंड उसके अलावा कुछ कंपनी अपने IPO 3 दिन के बीच में भी ले आती है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे IPO कितने टाइप के होते हैं। तो फ्रेंड्स, IPO 2 टाइप के होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है फिक्स प्राइस इशू यानी कि फिक्स प्राइस IPO एंड सेकंड होता है बुक बिल्ड इशू या बुक बिल्ड IPO। फिक्स प्राइस के अंदर जो भी कंपनी IPO लेकर आती है वो अपनी इन्वेस्टमेंट बैंकर के साथ मिलकर उस IPO का एक फिक्स प्राइस तय करती है। उसी फिक्स प्राइस पर रिटेल इन्वेस्टर को अपना पैसा इन्वेस्ट करना होता है। फिक्स प्राइस इशू IPO एक डेब्ट मार्केट से जुड़ा होता है। इसमें कंपनी के द्वारा आपको एक बॉन्ड इशू होता है एंड इस IPO में इन्वेस्ट करने के बाद आपको कंपनी की तरफ से हर साल कुछ इंटरेस्ट मिलता है एंड इसके बाद ये IPO कुछ समय के लिए फिक्स भी होता है एंड इस टाइम पीरियड के बाद कंपनी इस IPO को रिटर्न मंगा लेती है, यानी इस बॉन्ड्स को अपने पास रिटर्न मंगा लेती है। सेकंड में बात करूं बुक बिल्ड इशू टाइप में, जो कंपनी IPO लेकर आती है वो अपने इन्वेस्टमेंट बैंकर के साथ मिलकर उस IPO का एक प्राइस बैंड तय करती है। प्राइस बैंड में उस IPO का एक प्राइस सेट किया जाता है एंड उसके अलावा उसमें लॉट साइज भी सेट किया जाता है कि इस एक लॉट में आपको इतने शेयर मिलेंगे और उसका प्राइस इतने से इतने के बीच में होगा। आप चाहे तो स्टार्टिंग प्राइस भी उसमें डाल सकते हैं एंड चाहे तो लास्ट प्राइस भी डाल सकते हैं या उसके बीच का प्राइस भी ऐड कर सकते हैं। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अभी रिसेंटली एक जोमेटो का IPO आया था जिसमें कि जो कि बुक बिल्ड इशू टाइप था एंड उसमें 72 रुपीज से 76 रुपीज प्राइस बैंड था। इसको ही प्राइस बैंड कहते हैं। 72 रुपीज उसमें मिनिमम प्राइस बैंड था एंड 76 मैक्सिमम प्राइस बैंड था और इसके बीच में भी आप प्राइस लगा सकते हैं। एंड उसमें लॉट साइज एक शेयर का था एंड मैक्सिमम उसमें आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते थे। एंड फ्रेंड्स, अब बात करते हैं लॉट साइज की। कोई भी कंपनी जो IPO लेकर आती है तो अपने एक लॉट साइज भी सेट करती है। उसी लॉट साइज के ऊपर कोई भी इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। जैसे कि मान लेते हैं जोमेटो ने जो IPO लेके आई थी उसमें उसने एक प्राइस बैंड के साथ एक लॉट साइज फिक्स किया था कि 195 का एक लॉट होगा उसका, यानी कि 195 शेयर आपको परचेज करने होंगे एक लॉट के अंदर। उसी को लॉट साइज कहते हैं। फ्रेंड्स, मैं जोमेटो का नाम इसलिए भी ले रहा हूँ क्योंकि जोमेटो अभी ही रिसेंटली अपना IPO लेकर आई है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि IPO का प्राइस बैंड भी सेट हो गया, लॉट प्राइस भी सेट हो गया। अब IPO आएगा कब, तो उसके लिए भी कंपनी एक डेट डिसाइड करती है कि इसकी ओपनिंग डेट ये होगी, क्लोजिंग डेट ये होगी। उसके बाद वो शेयर का अलॉटमेंट करती है। अगर फ्रेंड्स कंपनी ने जो डिमांड की है अगर उसके अकॉर्डिंग अलॉटमेंट आती है फिर तो सबको वो शेयर मिलेगा। अगर नहीं, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन मींस अगर फ्रेंड्स कंपनी ने 1 लाख रुपए की इक्विटी शेयर की डिमांड की है बट अगर 10 लाख रुपए की शेयर की इक्विटी आ जाती है तो उस टाइम पे फिर लॉटरी सिस्टम इशू होता है। जिसका भी लॉटरी में नाम आएगा वो IPO उसको अलॉट हो जाएगा। IPO अलॉट होने के बाद वो कंपनी अपने आप को NSE BSE पे लिस्ट करती है। उसके बाद वो कंपनी प्राइमरी मार्केट से हटके वो सेकेंडरी मार्केट में आ जाती है। इट मींस वो अब लिस्ट हो चुकी है और उसके बाद आप इस कंपनी में शेयर को बाय और सेल कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ एक IPO को बाय करने के लिए कितने टाइप के इन्वेस्टर होते हैं। तो मैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर आपको बता दूं। एक IPO को बाय करने के लिए 4 टाइप के इन्वेस्टर होते हैं। इसमें फर्स्ट आता है QIB यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर एंड सेकंड आपका आता है NII यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। थर्ड आपका आता है RII यानी कि रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर यानी कि आम निवेशक एंड फोर्थ आपका आता है एम्प्लॉय यानी कि कंपनी के एम्प्लॉय, वो भी IPO में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा डीपली में समझाता हूँ। जो QIB है यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, इसमें 4 टाइप के इन्वेस्टर होते हैं। जिसमें फर्स्ट आता है आपका FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड ये डायरेक्ट इंडिया के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं IPO के थ्रू। एंड सेकंड में बात करूं तो वो आते हैं DFI यानी कि डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसमें कि आपके बैंक आते हैं एंड उसके अलावा आपके फाइनेंशियल इन्वेस्टर आते हैं एंड थर्ड आपके इंश्योरेंस कंपनी आती है जैसे कि LIC हो गई। तो ये सारे आपके QIB के अंदर आते हैं एंड थर्ड आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर होते हैं एंड फोर्थ में आपके अदर आते हैं। ये 4 तरह के इन्वेस्टर QIB के अंदर आते हैं जो डायरेक्टली IPO में इन्वेस्ट करते हैं। अब मैं बात करता हूँ NII यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के अंदर कौन कौन आते हैं। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के अंदर फर्स्ट आता है कॉर्पोरेट यानी कि जितनी बड़ी कंपनियां होती हैं वो भी चाहे तो IPO में इन्वेस्ट कर सकती है बट वो NII का पार्ट होती है। एंड सेकंड में बात करूं तो वो होते हैं इंडिविजुअल बट अदर देन RII, मतलब वो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर नहीं होते हैं, उसके अलावा जो होते हैं वो इंडिविजुअल में आते हैं। एंड थर्ड आते हैं अदर इन्वेस्टर
तो मैं आपको बता चुका हूँ QIB के अंदर कौन आते हैं एंड NIB के अंदर कौन आते हैं। एंड लास्ट जो दो बचे हैं वो RI है यानी कि रिटेल इन्वेस्टर है वो तो, एंड जो लास्ट है वो है एम्प्लॉयज कंपनी के। तो ये 4 टाइप के इन्वेस्टर ही एक IPO में इन्वेस्ट कर सकते हैं या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पे सारी जानकारी दे दी IPO के ऊपर। अब बात ये आती है कि आप IPO में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स IPO में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको मैं पहले बता चुका हूँ, आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना बहुत जरूरी है, तभी आप IPO में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स पहले आप एक डीमेट अकाउंट खुलवाएं, उसके बाद आप अपकमिंग जितने भी कंपनी के IPO हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स इन्वेस्ट करने से पहले आप इस वीडियो को पूरा प्रॉपर तरीके से देखें कि क्या क्या IPO के अंदर होता है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक कर दें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अपकमिंग वीडियो आपके पास आती रहे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर करें जो IPO के बारे में जानना चाहते हैं। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।